Speaker is not working properly. Hello, 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 hello. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir.
Okay. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. गुड मॉर्निंग। और सारे स्टूडेंट आगे क्या? नमस्ते सर। नमस्ते। Namaste, sir. चलिए, तो लास्ट टाइम हमने शनि की 7.5 के बारे में पढ़ा था और ये देखा था शनि की 7.5 तब होती है जब गोचर का शनि चंद्रमा से 12th हाउस, 2nd हाउस और 1st हाउस में होता है। और जिस तरह से शनि की 7.5 होती है इसी तरह से शनि की ढैया भी होती है। और शनि की ढैया जो होती है चंद्रमा से जब चौथे और 8वें में शनि का गोचर होता है तो शनि की ढैया होती है। 7.5 इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 हाउस कंटिन्यू होते हैं और एक हाउस में शनि 2.5 साल रहता है, तो 3 साल में से 7.5 साल हो जाते हैं, तो इसलिए 7.5 साल की वजह से इसको शनि की 7.5 कहा जाता है। जबकि ढैया जो होती है वो एक हाउस में होने से होती है, चाहे 4th हाउस हो चाहे 8th हाउस हो, तो इसलिए 2.5 साल एक राशि में रहता है शनि, तो इसलिए इसको शनि की ढैया कहा जाता है। तो ढैया और 7.5 में ऑलमोस्ट एक ही रिजल्ट होते हैं और जिनके लिए शनि फेवरेबल होता है उनके लिए कम कष्टकारी होता है लेकिन मेंटल टेंशन फिर भी देता है, और या जिनके लिए शनि लग्नेश होता है या योग कारक होता है उनके लिए थोड़ा सा कुछ उपलब्धि देता है। बट शनि की 7.5 का एक पॉइंट ये जरूर रहता है कि वो लेसन ऑफ द लाइफ देके जाता है कि हमें कोई ना कोई ऐसी चीज का एहसास करा के जाता है कि वो हमने गलत किया जिसकी वजह से ये हमें ऐसा फल मिला। अब इसकी बात आती है उपाय के बारे में कि शनि की 7.5 में हमें क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम मिल जाए और अगर हम उसका उपाय नहीं करें तो फिर तो वैसे ही हो गया जैसे डॉक्टर ने मर्ज तो बता दिया लेकिन उसकी दवा नहीं बताई, तो बिना दवा के तो उसका फाइंड आउट करना कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो इसमें शनि की 7.5 में सबसे आसान उपाय तो ये है कि आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाना मंदिर में हर मंगलवार को। हेलो, हाँ जी, हाँ, तो इसमें शनि का मंत्र जाप करना, शनि का दान करना। शनि के दान में क्या चीजें आती हैं? शनि के से संबंधित काली चीजें आती हैं, जैसे काली दाल होती है, उड़द की दाल होती है, साबित होती है वो, तो वो शनि का दान में आती है। सरसों के तेल का दान करना या छाया पात्र दान करना। छाया पात्र दान क्या होता है कि एक पात्र में आप सरसों का तेल डालें और उसमें अपनी परछाई देखें और परछाई देख करके कटोरे मतलब जिसमें भी आपने वो सरसों का तेल लिया है वो पात्र के सहित सरसों के तेल का दान करें, तो ये छाया पात्र दान कहलाता है। क्योंकि छाया पात्र का मतलब क्या हुआ? छाया और प्लस पात्र, पात्र में आपने छाया देखी, तो सरसों के एक पात्र में आपने सरसों का तेल लिया, उसमें अपनी छाया देखी और उस छाया सहित पात्र सहित छाया का दान कर दिया, यानी कि आपने शनि का आपने रिमूवल कर दिया। लोगों में एक बड़ी कंफ्यूजन आता है कि जिसके लिए शनि लग्नेश हो, योग कारक हो, तो उनको शनि का दान नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि जो हमारा लग्नेश होता है और योग कारक होता है उसका दान नहीं किया जाता है, लेकिन जब शनि की 7.5 या शनि की ढैया होती है तो उसमें शनि का दान किया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, तो आप और भी इसमें बहुत सारे शनि के उपाय हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। एक जो सबसे कारगर उपाय, खास तौर से जो स्टूडेंट्स होते हैं और उनको पढ़ाई में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, डिप्रेशन होता है, उनको घबराहट होती है और मतलब बुक फोबिया हो जाता है उनको बुक को देखते ही, तो ऐसे बच्चों को शनि की 7.5 के दौरान में थोड़ा सा सबसे अच्छा उपाय है कि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दीपक जलाने से पहले उसमें एक कॉइन रखेंगे और
दीपक जलाने के तुरंत बाद उस कॉइन को उठा करके किसी गरीब को दान कर देंगे। तो इससे जो है शनि का सबसे ज्यादा उपाय अच्छा होता है। और खासतौर से जिनके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है शनि की साढ़े साथी के दौरान में, उनके लिए भी ये पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने का उपाय सबसे अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर विष्णु जी का वास होता है, और विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी जी। तो शनिवार के दिन वो लक्ष्मी जी अपने विष्णु जी से मिलने आती हैं, विष्णु भगवान से मिलने आती हैं। तो वो शनिवार को लक्ष्मी जी का वास जो है पीपल के पेड़ माना जाता है। तो इसलिए वहां पर हम सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसकी पूजा करें, तो वो सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ मैंने आपको बताया। सर इसका कोई टाइम भी होता है दिया जलाने का? शाम के समय, और सनसेट? सनसेट के समय, लगभग जब भी सनसेट होता है, मान लीजिए 6 बजे होता है सनसेट, तो 6 बजे, ओके। 6:30 होता है 6:30, है ना। सनसेट के आधा घंटा आगे पीछे कर सकते हैं। एक और उपाय होता है हनुमान जी के पूजा के संबंध में, शनि की साढ़े साथी के लिए, सुंदरकांड का पाठ करना। सुंदरकांड में लगभग 60 दोहे हैं। तो कई लोग तो एक बार में कर लेते हैं, सिटिंग में कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा हिंदी पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो जितना भी आप कर सकते हैं, चाहे पूरा कर लें, चाहे अधूरा कर लें, चाहे आप 5 दोहे करें, तो हर शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करें, और जहां तक भी करते हैं वहां पे आप मार्क करके छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद अगले शनिवार को उसी के आगे कंटिन्यू कर लीजिए। तो इस तरह से इसका पूरा कंप्लीशन हो जाएगा, और फिर इसको दोबारा रिपीट करते रह सकते हैं। तो इससे आपका जो है ना एक शनि का उपाय होता है। और लाल किताब में भी इसका टोटका बताया गया है कि शनिवार को काला सुरमा किसी सुनसान जगह में दबाएं, मिट्टी में दबाना है, ठीक है। तो इससे भी शनि का उपाय होता है। Sir, kala surma is what? सुरमा जो आंखों में लगाते हैं वो काला सुरमा होता है। अच्छा, काजल, ओके हाँ, ओके। काजल। काजल तो कई बार गीला भी होता है, हाँ, थोड़ा सा शायद वैक्स वगैरह कुछ मिला होता है, लेकिन वो ड्राई होता है बिल्कुल एकदम। अच्छा और तो ये सुरमा होता है, उसको जो है हमें मिट्टी में डाल देना चाहिए, तो उससे वो शनि का उपाय होता है। ओके। और शनि के उपाय में एक आता है कि कच्चे कोयले, जो प्रेस वाले जैसे यूज करते थे पहले, कच्चे कोयले होते हैं लकड़ी के, वो 1.25 किलो शनिवार की शाम को चलते पानी में जल प्रवाह करें। ये भी एक शनि का उपाय है। और इन सबसे ऊपर एक चीज और है इम्पोर्टेंट, कि शनि जो होता है वो सबसे मतलब कि सॉफ्ट कॉर्नर वाला प्लैनेट मान लें। क्या दिखता है वो कि बहुत हार्ड है, क्योंकि वो हमें इस तरह की सजाएं देता है, लेकिन जिसका आचरण अच्छा होता है, जिसका बिहेवियर अच्छा रहता है, जो अपना लाइफ में अच्छा सदाचारी रहता है, तो उसको शनि जो है ना तंग नहीं करता है। तो इसलिए जिसकी शनि के साढ़े साथी चल रही हो, तो उसको जो है अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। अब आचरण अच्छा रखने में बहुत सारी बातें आती हैं। सबसे पहला तो कि आप डिसिप्लिन हो जाइए, अपने सोने और जागने का समय निश्चित कर लीजिए। दूसरा, कभी किसी को हर्ट मत करिए, खास तौर से जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके सर्वेंट्स हैं या मेट्स हैं, उनको हर्ट ना करें। और उनको कुछ, बल्कि उल्टा रुपया, पैसा, कपड़ा, खाना जो भी दे सकते हैं, जो भी करना चाहें, उनको करके दे करके उनकी ब्लेसिंग्स ही। क्योंकि जो हमारा जीता जागता शनि है, वो हमारा जो है ना ये सबॉर्डिनेट स्टाफ है, या हमारा जो सर्वेंट है, वो शनि है। शनि क्या है? सेवक होता है। तो जो भी हमारे सेवक किसी भी रूप में है, उनको हम हर्ट ना करें, बल्कि उनकी हम ब्लेसिंग्स लें, और उनको हम शनिवार के दिन कुछ दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। तो अपना आचरण अच्छा रखना है। उसमें आचरण अच्छा रखने में ये भी है कि आप अगर ड्रिंक करते हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, तो कम से कम शनिवार को बिल्कुल न लें। शनि और मंगल, अच्छा मंगल की पूजा करने के लिए शनि को क्यों बताया है कि शनि का उपाय करना, कर रहे हैं मंगल की पूजा। तो इसमें एक मतलब एक पौराणिक कथा है कि जब रावण तो बड़ा ज्ञानी था, तो सभी ग्रहों को अपने वश में कर लेता था। तो जब शनि को उसने वश में करने की कोशिश की, तो शनि को पता था ये बात कि मेरे को वश में कर लेगा तो जो चाहेगा वो कराएगा। तो एकादश भाव में अपने उसको स्थित करने की कोशिश की, तो उसको जो बांध करके वहां पे डाल दिया।
और जब बांध के डाले तो शनि भगवान ने हनुमान जी से प्रे करी कि मेरे को इस बंधन से मुक्त कराओ। तो हनुमान जी ने वहां पर शनि को मुक्त कराया, उनके बंधन काट दिए। और जब वहां से शनि चले तो जब रावण को पता चला तो उसने जो है प्रहार किया शनि के पैर पर, तो वो इसीलिए शनि लंगड़े हैं, तो शनि को लंगड़ा कहा जाता है। और उसी समय शनि भगवान ने हनुमान जी को एक वचन दिया कि आज के बाद से जो आपकी पूजा करेगा, जो आपकी सेवा करेगा, जो आपकी अर्चना करेगा, उसको मैं तंग नहीं करूंगा। तो इसलिए शनि का अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको शनि की 7.5 की इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, और क्या चीज दान कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? शनिवार को सरसों के तेल का दान करना है, या एक काले घोड़े की नाल से बना छल्ला जो जोड़ रहित हो, उसको सीधे हाथ की मिडिल फिंगर में पहन लें शाम के समय। काले घोड़े की नाल से बना छल्ला सीधे हाथ की मिडिल फिंगर में जो जोड़ रहित हो, वो शनिवार की शाम को सीधे हाथ की मिडिल फिंगर में पहनेंगे। एक दिन पहले उसको यानी शुक्रवार की रात को आप एक कटोरी में सरसों का तेल डाल करके उसमें डिप करके रख सकते हैं, जिससे कि उसमें शनि का प्रभाव हो, क्योंकि सरसों का तेल शनि का रूप माना जाता है। अगले दिन उसको गंगा जल से धो के उसको साफ सुथरा करके और फिर उसको शनिवार की शाम को पहन सकते हैं। शनि का मंत्र जाप करें। अब शनि के मंत्र में भी 2 तरह के मंत्र होते हैं, एक होता है तांत्रिक मंत्र और एक होता है बीज मंत्र। तो आप जो मंत्र करेंगे वो करेंगे ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनश्चराय नमः। ये शनि का मंत्र होता है जो तंत्रोक्त मंत्र कहलाता है, ये मंत्र करना चाहिए। तो इसको जितना मर्जी कर सकते हैं, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है, और कम से कम 108 बार जरूर करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनश्चराय नमः। एक इसका बीज मंत्र भी होता है ओम शम शनये नमः, उसकी जो है निश्चित मात्रा होती है और वो कम से कम 23,000 मंत्र जाप होते हैं। और आज के कलयुग के समय में उसको 4 गुना कर दिया जाता है, यानी 23 into 4 90 कितना हो गया, 23 80 46 92,000। तो 92,000 इसके मंत्र जाप होने चाहिए, और कोशिश हो कि 1 हफ्ते में पूरे हो जाएं, और एक निश्चित समय पे करें, और 1 हफ्ते के अंदर में इसको पूरा करें। तो अगर खुद कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी पंडित से करा सकते हैं। ठीक है, तो वो संकल्प लेके करते हैं। तो ये मंत्र जाप भी कर सकते हैं। शनि के यंत्र की पूजा करें। शनि का यंत्र होता है, हर ग्रह का यंत्र होता है, तो शनि का यंत्र की पूजा कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको वीडियो दिखाई दे रहा है मेरा? हाँ ठीक है। हाँ, तो शनि के यंत्र की पूजा करेंगे। उसके आगे काले हकीक की माला, ये शनि का होता है। शनि के यंत्र के सामने काले हकीक की माला पर शनि का मंत्र जाप करें, क्योंकि कोई भी मंत्र जाप अगर उसके यंत्र के सामने किया जाता है तो उसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। तो यंत्र के सामने और जिस ग्रह का मंत्र जाप कर रहे हैं उसी की माला पे करें, तो उसका लाभ और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए कोई भी शनि का मंत्र अगर कर सकते हैं तो बैठ के सेटिंग करके करें, नहीं तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव एक ऐसे हैं जो सबसे भोले हैं और जो थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए शनि का जो है अगर मंत्र जाप करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा लाभ होता है। शनि चालीसा का पाठ भी होता है, वो भी कर सकते हैं। और सिर से पैर तक शनि का दान अगर करना है तो आप 2 चीजों का दान करें और एक साथ करें, काली छतरी और काला जूता। छतरी को सर पे लगा करके और जूतों को पैरों में पहन करके एक समय में एक ही व्यक्ति को दान करें, क्योंकि छतरी सर पे लगाएंगे सर से, और पैरों में जूते पहने आपने तो पैरों तक, तो सिर से लेकर पैर तक शनि का दान हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो ठीक है, कोई नीडी पर्सन, नहीं तो घर का जो स्वीपर है वो सबसे टिपिकल शनि देव कहा जाता है। जो आपके यहाँ घर में मान ली कूड़ा उठाने भी आता है तो स्वीपर है, तो उसको आप छतरी और जूते का एक साथ दान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें काले चने का भी दान करते हैं। जो नारियल होता है
जटा वाला नारियल, जटा सहित नारियल, उसको अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 7 बार उसको जल प्रवाह कर सकते हैं। ये भी शनि का उपाय होता है। शनिवार को काली चीजों को नहीं पहनना, काले कपड़ों को नहीं पहनना, काले रंग को यूज नहीं करना। घर में कोई लोहे की या तेल की, केरोसिन, सरसों तेल, इस तरह मिट्टी का तेल, जो ये चीजें हैं ये सब शनि से संबंधित है। कोयला है, लोहा है, ये चीजों को शनिवार को आप अपने घर में नहीं लेके आए। ठीक है, शनिवार को खास ध्यान रखना। अच्छा, जो मैंने बताया आपको काले घोड़े की नाल से बना छल्ला पहना जाता है, उसमें एक और ऑप्शन होता है। उसमें जैसे चलती हुई बोट हो, उस बोट से निकाली गई कील हो, उस कील से बना हुआ छल्ला भी ये शनि की 7.5 पहना जाता है। देखिए इसमें लॉजिक क्या है। जो छल्ला पहनते हैं, जो घोड़ा है वो ये माना जाता है कि भाई सबसे तेज दौड़ता है, तो आपके काम में जो बाधाएं आ रही, जो आपकी स्लोनेस हो गई है, जो आपकी प्रोग्रेस रुक गई है, वो घोड़े की तरह चले। जैसे घोड़ा दौड़ता है इसी तरह से आपकी प्रोग्रेस भी दौड़े। और काला घोड़ा क्यों क्या कहा गया कि काला घोड़ा शनि का होता है। ठीक है, और उसके पैर में जो नाल लगाई जाती है, काले घोड़े की नाल होती है, पैर में नाल लगाई जाती है, उसको निकालने और उसकी नाल से छल्ला बनाए, वो पहनना है। अब बोट की बात है, तो बोट में जो कील निकाली गई, तो बोट भी आपको क्या है, कोई नदी पार कराती है, कोई नहर पार कराती है, पानी पार कराती है, एक किनारे दूसरे किनारे ले जाती है। तो इसी तरह से आपके अगर जो समुद्र कहते हैं कि जो आपकी मुसीबतों का समुद्र है उससे आपको पार लगाएगा। इसलिए काले बोट की निकली हुई कील का छल्ला पहनना है, उसमें जोड़ नहीं होता। सारी रिंग में आप देखेंगे ज्वाइंट होता है, लेकिन जो शनि का छल्ला होता है उसमें जोड़ नहीं होता। ठीक है, तो ये इसके शनि के उपाय। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो, बहुत ज्यादा कष्ट हो, तो आपको महामृत्युंजय का जाप कराना पड़ सकता है। तो महामृत्युंजय का 1.25 लाख में जाप होता है। एक और उपाय है इसमें कि शिवलिंग पर कच्चा दूध और उसमें काले तिल डाल करके चढ़ाया जाए। काला शिवलिंग होता है पत्थर का, उसके ऊपर कच्चा दूध और उसमें काले तिल डाल के शनिवार को चढ़ाए, तो शिव जी की पूजा भी हो जाती है और शनि की भी पूजा हो जाती है। तो इससे भी शनि का दोष दूर होता है। बहुत सारे उपाय हैं शनि के, सबसे ज्यादा उपाय आपको शनि के मिलेंगे, लेकिन जो आपके इफेक्टिव उपाय हैं वो मैंने आपको बताए। काले कपड़े का दान करना, काले चने का दान करना, काले तिल का दान करना, सरसों के तेल का दान करना, लोहे की कील का दान करना, जो शनि मंदिर है वहां पर जाकर के शनि देव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाना, वहां पे जो शनि से संबंधित काली चीजें उनका दान करना, किसी भी गरीब की सहायता करना, किसी गरीब को हर्ट नहीं करना, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके सर्वेंट्स हैं, उनकी सहायता करना, उनको हर्ट नहीं करना, ये सब शनि का। ठीक है, तो पाठ के पूछना था क्वेश्चन, ये महामृत्युंजय का पाठ या जो भी, तो ये क्या वहीं पे जहाँ पे होते वहाँ पे करवाना चाहिए कि जैसे मैं बाहर हूँ तो इंडिया भी करवा सकते हैं किसी का, क्या देखिए पहला कोशिश तो ये होना चाहिए कि जहाँ पर आप हैं वहीं पर हो। अगर बाहर हैं तो फिर उसमें क्या होता है, तो संकल्प किया जाता है, उसमें नाम और गोत्र पूछा जाता है और उस नाम और गोत्र के संकल्प के आधार पर आपके लिए पूजा की जाती है। अच्छा, तो वो पहला ऑप्शन तो साथ मतलब अपने अपने घर में हो या बाहर हो, कहीं भी हो, लेकिन अपने सामने हो, और नहीं तो फिर संकल्प कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह भी कर सकते हैं। अच्छा, और खुद करें तो और भी अच्छा है। ठीक है, और शाम के समय इसकी शनि की पूजा जो भी की जाती है शाम के समय की जाती है, क्योंकि शनि को अंधेरा पसंद है ना, आपने पढ़ा होगा शनि को अंधेरे वाली जगह पसंद है, रात का समय पसंद है। इसीलिए शनि का रत्न जो पहना जाता है नीलम, वो अमावस्या के नजदीक वाले शनिवार को पहना जाता है। सारे रत्न पहने जाते हैं पूर्णिमा के नजदीक वाले दिन और सुबह के समय, लेकिन शनि के रत्न पहने जाते हैं अमावस्या के नजदीक वाले दिन और शाम के समय। सर आपने ब्लैक क्लॉथ शनिचर नहीं पहनने के लिए कहा ना? क्या चीज दोबारा बोले? ब्लैक क्लॉथ, काला कपड़ा शनिचर के दिन नहीं पहनना चाहिए बताया। नहीं पहनना चाहिए, हाँ, काली ड्रेसेस को जो है ना अवॉइड करना चाहिए, खासतौर से शनिवार को। वैसे तो जब तक
शनि की ढैया है तब तक अवॉइड करें अगर हो सके तो, जो शनि होगा तो बिल्कुल करें। ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू भी उसमें मना होता है, जो नेवी ब्लू होता है वो वाला। लेकिन जनरली कलर कोड में ब्लैक शनिचर के दिन, मंगल के दिन रेड कलर, ऐसा कलर कोड में सजेशन किया जाता है। हाँ, नहीं ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। देखिए उसमें कुछ ग्रह आपके लिए फेवरेबल हैं, कुछ अनफेवरेबल हैं। तो जिस वार को आप जो ग्रह पहन रहे हैं, उसका रत्न वो कलर पहन रहे हैं, तो पहले आप ये चेक करिए कि वो कलर आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। ओके ओके। उसके हिसाब से डिसाइड करें। वो तो एक जनरल बात कह दी कि मान लो किसी का हॉरोस्कोप नहीं पता, किसी ग्रह के बारे में नहीं पता, तो हम कह देते हैं ठीक है भाई इस वार को ये कलर पहनना चाहिए जो जिसका वार है। थैंक यू थैंक यू। तो जिसका शनि की 7.5 है या शनि की ढैया है, जिसके लिए शनि हार्मफुल है, फिर वो अगर शनि का कलर पहनेगा तो शनि को इनहेंस करेगा। तो हम तो कहते हैं जो ग्रह आपके फेवरेबल है उसी को इनहेंस करिए, और जो ग्रह आपके फेवरेबल नहीं है, जो आपके एंटी है, जो आपका शत्रु, जो आपके लिए हार्मफुल है, उसको अपने से दूर करिए, उसको दान करिए, उसका जल प्रवाह करिए, तो आपको उसका फायदा होगा। और मंत्र जाप एक ऐसा उपाय होता है जो फेवरेबल के लिए भी किया जा सकता है और जो अपोजिट के लिए भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मंत्र जाप जो होता है वो आपके शुभ ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाता है और जो अशुभ ग्रह हैं उसके प्रभाव को घटाता है। कैसे? जैसे अगर हम किसी की मंत्र जाप करते हैं और कोई हमारे लिए अशुभ है, तो जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप हमें नुकसान मत पहुंचाओ, आप हमें तकलीफ मत दो, आप हमें परेशान मत करो, तो वो व्यक्ति छोड़ चला जाता है। तो ये हमारा मंत्र जाप का लॉजिक होता है। दूसरी तरफ अगर कोई ग्रह हमारे लिए फेवरेबल है, जो हमारा फ्रेंड है, उसको अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो वो उसको हम अपने हेल्प के लिए बुला रहे हैं अपने पास। तो जो आपका फेवरेबल है, जो आपका मित्र है, जो आपका सहायता करना चाहता है, जो आपका शुभ चिंतक है, अगर आप उसको बुलाएंगे तो वो आपकी सहायता ही करेगा ना, आपको नुकसान थोड़ी पहुंचाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि मंत्र जाप शुभ ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाता है और अशुभ ग्रह के प्रभाव को घटाता है। तो दोनों केस में आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और मंत्र जाप जो होता है सबसे शुभ उपाय बताएंगे, सबसे मतलब कारगर उपाय बताएंगे। सर मुझे ना यही इस पे ना मुझे एक क्वेश्चन था। तो लेट्स से कि जब हम ये जो जेम्स बोलते हैं राइट, तो लेट्स से कि अगर शनि आपके लिए बुरा है तो बेटर कि हम ये नीलम रत्न ना पहने, राइट? हाँ बिल्कुल। कुछ लोग ऐसा भी बता देते हैं कि भाई शनि आपके लिए फेवरेबल है, आपको फायदा करेगा, तो शनि की 7.5 या ढैया में भी पहन लो। क्योंकि शनि की 7.5 और ढैया में आपको फायदा तो देगा, लेकिन साथ में मेंटल टेंशन भी देगा। क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है और इसको आप साइंटिफिकली समझ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप जानते हैं कि चंद्रमा का रंग सफेद है, आप मोटे तौर पे छोड़ो, मतलब आप एस्ट्रोलॉजिकली छोड़ दो, सिंपल नॉर्मल भाषा में ले लो, एक मोटी बुद्धि लगा लो कि चंद्रमा का रंग सफेद है, वो आपके मन का कारक ग्रह है। शनि का रंग काला है। अगर व्हाइट कलर के बल्ब के ऊपर ब्लैक कलर की फिल्म आएगी या शीशा लगेगा, क्या व्हाइट कलर का इफेक्ट कम नहीं होगा? लाइट ढक जाएगी, आपका मन थोड़ा सा डिप्रेशन में जाएगा, थोड़ा सा ढकेगा, थोड़ा सा दबेगा। यानी व्हाइट कलर की जो रोशनी है, जो आपके मन का बल था यानी मनोबल, वो आपको कम होता है। यही इफेक्ट होता है। और उसमें अगर आप रत्न पहन लेंगे शनि का, तो वो जो शनि का ब्लैक कलर का इफेक्ट है वो और बढ़ जाएगा जी, तो और ज्यादा प्रभावित हो जाएगा जी। मेरा अपना लॉजिक ये है, वैसे लोग तो खैर कुछ भी बोलते हैं, अब सबके अपने अपने लॉजिक। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष में सबसे ज्यादा मतांतर है, सबसे ज्यादा डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस है जी। मैं आपको एक बात बताऊं, और रत्न चुनाव में भी, अभी रत्न चुनाव का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें और डिटेल में बात करेंगे अभी, लेकिन बात आ गई तो मैं इसलिए आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ग्रह आपके फेवर में हैं वो तो आपको फायदा पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, तो जो आपके फेवर में नहीं है उनका रत्न पहन लो, तो वो भी आपके फेवर में हो जाएंगे, आपको लाभ करने लगेंगे। अब बताइए कि हमारा शत्रु है, उसको और भी स्ट्रॉन्ग करें और उसको हम और स्ट्रॉन्ग कर दें, तो वो तो और जोर से मारेगा ना हमको। सर यही प्रॉब्लम था, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजिस्ट ने मुझे बताया था कि ऐसे नीलम पहने का, लेकिन मेरा लग्नेश भले वो शनि है, बट लेट्स से 7.5 हो कि जो भी, उसको तो हम स्ट्रॉन्ग करें ना उस टाइम पे, तो उल्टा इफेक्ट होगा। इसके लिए मुझे डाउट था, तो मुझे आपको पूछना था ये।
हाँ, नहीं आपकी बात ठीक है कि लग्नेश है तो योग कारक है, तो शनि आपको नेचुरली फायदा करेगा, लेकिन शनि की 7.5 में नहीं, हाँ वही या ढैया में नहीं। देखो एक बात और बताऊं आपको, जैसे हम रत्न धारण करते हैं भले ही हमारे लिए फेवरेबल भी है, अगर वो गोचर में लग्न से 8th हाउस में जा रहे हो तो उस टाइम के लिए हम रत्न को उतार देते हैं, क्योंकि अष्टम में गया हुआ ग्रह हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। जी। तो जब वो उस लग्न से अष्टम में गए हुए ग्रह को रत्न को हम उतार रहे हैं, तो चंद्रमा के ऊपर से जाते हुए ग्रह के रत्न को क्यों नहीं उतार रहे? ये खैर अपनी अपनी थ्योरी है, अलग अलग है, किसी की हम कटाक्ष नहीं कर सकते, मतलब बात को काट नहीं सकते हैं, बट जो हमारा लॉजिक है जो हमें लगता है वो ये है, ठीक है। तो इसमें लोगों के अलग अलग ओपिनियन होती हैं, हो सकता है कि किसी को पहनाया हो, किसी को लाभ हुआ हो लग्नेश होने पर। और तो सर अगर किसी का शनि की दशा चल रही है जो 30 इयर्स की जो होती है, तो उसमें भी यही सब चीजें काम करती है या फिर वही? नहीं, शनि की दशा 30 ईयर की नहीं होती, शनि की दशा तो 19 साल की ही होती है। आप जो 30 ईयर की बात कर रही है ना, वो आप शायद 7.5 की बात कर रही है, वो भी 30 ईयर नहीं होता, वो भी 7.5 साल या 2.5 साल का पीरियड होता है। जो 19 इयर्स की जो होती है, तो उसमें भी यही सारी चीजें काम करती है, ये जो उपाय है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अब मान लीजिए किसी के लिए शनि जो है ना हार्मफुल है और उसका शनि का उपाय करना है, तो जो मैंने अभी आपको शनि के इतने सारे उपाय बताए हैं, वो उपाय शनि की दशा में भी किए जा सकते हैं। और जिसका जैसे लग्नेश है या शनि फेवरेबल है, जैसे योग कारक है या एग्जॉल्टेड साइन में, तो उसके लिए तो शनि तो अच्छा, मतलब अच्छे फल देंगे ना, उनके लिए तो शुभ फल। हाँ, अब जैसे शनि किसी का लग्नेश है और शनि की दशा चल रही, शनि उसका फेवरेबल है, तो जो मैंने आपको दान वाले उपाय बताए उनको माइनस कर दीजिए। अच्छा। या जो मैंने जल प्रवाह वाले बताए उनको माइनस कर दीजिए। अच्छा, देना नहीं है, सिर्फ मतलब बाकी चीजें करनी है, पूजा मंत्र आप कर सकते हैं, फिर उसमें बल्कि रत्न धारण कर सकते हैं और करना चाहिए। अच्छा अच्छा। अब देखिए एक बात बताऊंगा आपको, लग्नेश का रत्न हमेशा आपको लाभ देगा। अच्छा सर, हाँ, सर हाँ। तो छोटी सी चीज है, तो लॉजिकली अगर हम सोचे ना, तो कोई भी जेम इट्स बेटर कि हम उसको पहने ना, क्योंकि जो भी लेट्स से कि आज वो अच्छा है मेरे लिए प्लैनेट, लेकिन अगर वो 8th हाउस के ऊपर गुजर उसकी जो ट्रांसिट चल रही है उस टाइम पे तो हमको निकालना पड़ेगा, तो जो आम आदमी उसको तो मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा टाइम है, तो बेटर के जेम्स हम अवॉइड ही करें। नहीं देखिए ऐसा है कि हर आदमी हर उपाय नहीं कर सकता। क्यों? और क्या हो गया कुछ नहीं। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप किसी को मंत्र जाप के लिए बोलो और उसके बाद टाइम ही नहीं है मंत्र जाप करने के लिए, बोलेगा सर ऐसा है कि मैं रत्न पहन लूंगा, रुद्राक्ष पहन लूंगा, बट मैं मंत्र जाप नहीं कर सकता। तो उस केस में जो है ना, फिर वो हमें उसको रत्न या रुद्राक्ष का ही उपाय बताना पड़ता है। ठीक है? अच्छा, चलिए, अच्छा अब अगला चैप्टर लेते हैं काल सर्प दोष के बारे में। हेलो। हेलो। हाँ सर, मेरे को एक डाउट है 7.5 के बारे में कि हाँ। 7.5 जैसे कि अभी शनि जो है वो मकर राशि पे है, तो मकर का स्टार्टिंग होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से जिसका स्वामी है सूर्य, तो वो शनि और सूर्य आपस में तो थोड़े दुश्मन है, तो उनका फिर रिजल्ट कैसे रहेगा? आप कौन बोल रहे हैं? नित्य बोल रही हैं? क्या? हाँ दोबारा बोलिए, क्या बोला मैं क्वेश्चन? एक मिनट, वो शेयरिंग मत करिए, जो शेयरिंग कर रहे हैं ना शेयरिंग मत करिए, सर मेरा ये शेयरिंग मत करिए। क्वेश्चन है हाँ, कि जैसे स्क्रीन शेयर मत करिए क्योंकि फिर वो डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ हाँ, दोबारा बताइए, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करिए। सर जैसे कि शनि अभी मकर राशि में है, हाँ, शनि मकर राशि में है, मकर की स्टार्टिंग होती है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से जिसका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। हाँ हाँ हाँ। तो शनि जैसे कि शनि और सूर्य दोनों आपस में शत्रु है, तो अपन को रिजल्ट किसके हिसाब से मिलेंगे, नक्षत्रों के स्वामी और शनि का आपस में कॉम्बिनेशन, या सिर्फ शनि की मकर राशि है तो उसके हिसाब से? ओके, गुड क्वेश्चन। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि उसमें नक्षत्र का इफेक्ट ज्यादा आ रहा है या राशि का नक्षत्र इफेक्ट ज्यादा आ रहा है। वो कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ, तो देखिए इसमें ये बात सही है कि जब वो मकर राशि में रहेगा तो शनि की राशि में रहेगा। अच्छा, एक बात तो ये है कि अब इसमें ना लोगों के मानने के ऊपर है कि वो नक्षत्र को इम्पोर्टेंस देते हैं या राशि को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात जरूर है कि मकर राशि में रहेगा तो वो 30 डिग्री का रहेगा,
शनि में 0 से लेकर 30 डिग्री तक शनि की राशि है, लेकिन उसमें से जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है वो कितने डिग्री का आ रहा है, उसमें उतने डिग्री पे वो सूर्य के नक्षत्र में रहेगा। तो जितना अदर देन सूर्य नक्षत्र होगा उसमें शनि का इफेक्ट थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन जब वो मतलब सूर्य के नक्षत्र से जा रहा होगा तो उस समय में शनि का इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा खराब हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे कि शनि सूर्य की राशि से जा रहा हो, उस तरह का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए जो है ना, आप नक्षत्र और राशि लॉर्ड को लेकर चलेंगे तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र पे रहेगा तो वो थोड़ा सा कम अच्छा हो जाएगा बजाय कि अदर पे। ऐसे तो फिर सूर्य के बाद श्रावण, उसका नक्षत्र भी चंद्र है, उसके बाद मंगल, मतलब वो तीनों के लिए अनबैलेंस रहेगा। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी शनि का जो राशि लॉर्ड का संबंध है वो बेटर ही होगा। ये लग ही नहीं रहा, देख क्या हो गया, ये पिक्चर कोई डाला है यार, ये मेरे फोटो ही नहीं आ रही, कोशिश करिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये भी नहीं आ रहा यहाँ पे, देख। सुनो, आखिरी के 100 पेज रह गए हैं, आखिरी के 100 पेज रह गए हैं, प्रिंटर खराब हो गया, वो प्रिंटर ठीक कराने के बाद कर दूंगा, ये बचे हुए आ रहे हैं, ये ठीक कर दे। क्या हो रहा है? हेलो, हाँ जी बोलिए सर। जो हमने डिस्टर्बेंस आ रहा है, विनय की भी नहीं आ रही है, ये आ रही है, मेरी भी नहीं आ रही। कुसुम जी का माइक आपको क्या समझा? नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। सर जैसे हमने जो ट्रांजिट पढ़ा, हाँ तो हमारे पास कुछ नोट्स भी आए और बुक्स भी हैं सर ट्रांजिट के लिए। हाँ जैसे हमने पढ़ा सर, सन फॉर एग्जांपल शुभ होता है 3, 6, 11। हाँ अब जो नोट्स आए हैं सर उसमें लिखा हुआ है 1, 3, 6, 10, 11 ऑस्पिशियस हाउसेस। हाँ हाँ थोड़ा सा देखिए, कंफ्यूजन। मैंने आपको 2 बार शुरू में बात क्लियर की थी कि हम कुछ थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। तो इसमें आपको मैंने जो प्रैक्टिकल जो आपको नोट बताया ना वो आप याद रखोगे। ओके ठीक है। और अच्छा। दूसरा हाँ। जो राहु और केतु का है, तो उसके वही हाउसेस देखेंगे जो सन के हाउसेस हैं। हाँ जी, हाँ जी, राहु और केतु का जो गोचर है वो सूर्य के समान माना जाता है, तो उनके लिए भी 3, 6, 10, 11 हाँ जी, हाँ जी, 3, 6, 11 सॉरी। हाँ जी, 3, 6, 11। तो अब हम वेद को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ऑस्पिशियस हाउसेस देखेंगे हाँ। जहाँ पे कुछ शुभ रिजल्ट देते हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और सर एक क्वेश्चन और है उसमें, ये भी था उसमें बुक्स में, जैसे ये जो ट्रांजिट हम देख रहे थे वो मून से, जो आपने जनरल रूल बताए थे, जो वो मून से बताए थे आपने ट्रांजिट, और एक लग्न से भी है, मतलब असेंडेंट से भी है। हाँ तो वो मैंने आपको जैसे बताया था ना कि चंद्रमा से आप देखो कि वो कौन सा भाव से जा रहा है, तो कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है, और उससे उसके अलावा फिर लग्न से देखो कि कौन से हाउस से जा रहा है, तो उस हाउस के लिए वो शुभ या अशुभ होगा। हाँ, तो उसमें भी कोई जनरल रूल है या फिर जो बुक्स में वही, मतलब वही याद रखने पड़ेंगे? नहीं, वो जो मैंने आपको रूल बताया वही है, वो सेम ही है ना दोनों के लिए? हाँ हाँ हाँ, चाहे आप लग्न से देखो आप चाहे चंद्रमा देखो, सेम रूल रहेगा, दोनों सेम है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सर किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, लग्न वाला एनालिसिस या चंद्रमा का? चंद्रमा से, चंद्र से देख, चंद्रमा से, चंद्रमा का ज्यादा, लग्न हाँ हाँ हाँ। देखिए, अगर लग्न से 7.5 नहीं भी बन रही है और चंद्रमा से 7.5 बन रही है तो उसका इफेक्ट आएगा। एक बार को चंद्रमा से अगर बन रही है और लग्न से नहीं बन रही है, चंद्रमा से नहीं बन रही है और लग्न से बन रही है, तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा, अब पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए चंद्रमा से वो 3rd है और लग्न के ऊपर से है, मान लो चंद्रमा आपके 11th हाउस में बैठा है, हाँ, और शनि जा रहा है लग्न से, हाँ, तो चंद्रमा से तीसरे हो गया, हाँ, तो चंद्रमा से तीसरे हो गया, शुभ हो गया। यस, तो लग्न के ऊपर जा रहा है, वो तो 7.5 का इफेक्ट देना चाहिए, यस, तो 7.5 का इफेक्ट नहीं आएगा, वो शुभ फल आएगा, लग्न से संबंधित शुभ फल मिलेंगे। और अगर बाई चांस वो कर्क या सिंह लग्न है तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर मान लीजिए किसी का कुंभ लग्न है या मकर लग्न है और उसमें गुरु उसमें चंद्रमा 9th हाउस में बैठा है, तो चंद्रमा से तीसरे हो रहा है शनि और लग्न के ऊपर से जा रहा है, अपनी राशि के ऊपर से जा रहा है, तो बहुत अच्छा फायदा दे जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा,
अब नेक्स्ट चैप्टर ले रहा था मैं काल सदोष के ऊपर। काल सदोष के बारे में आपने सबने सुना होगा थोड़ा थोड़ा। जी जी। हाँ, किसे कहते हैं काल सदोष या योग? राहु और केतु, उसमें सारे ग्रह अगर उनके बीच में आ जाते हैं तो उन्हें कहते हैं काल सर्प दोष। हाँ, और अगर एक ग्रह बाहर हो जाए तो कट जाता है। तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है? नहीं, पूरी तरह से नहीं होता। हाँ, तो पूरी तरह से कब कैंसिल होता है? जब एटलीस्ट 2 या 3 प्लैनेट्स बाहर होना चाहिए। दो या दो से ज्यादा ग्रह बाहर हो जाएंगे तो वो पूरी तरह से काल सदोष खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब राहु और केतु के, ये आपको स्क्रीन दिख रही है ना काल सदयोग वाली? जी। तो जब राहु और केतु के एक ही तरफ सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सदयोग हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि काल सदोष होता ही कुछ नहीं है, ये तो जो है ना सिर्फ मनगढ़ंत बात है। तो ऐसा नहीं है, इसके इफेक्ट तो आते ही हैं। तो क्या होता है, ये राहु और केतु छाया ग्रह है। तो मैंने एक इसमें स्टोरी है वो बताता हूँ आपको। तो समुद्र मंथन हुआ था। एक्सक्यूज मी सर, ये बुक कौन सी है जो? ये उपाय विचार में है। उपाय विचार। इंग्लिश की कौन सी है सर? इंग्लिश? हाँ, आप निकाल लीजिए। वैसे जो बुक है वो आपके सामने यहाँ पे खुली हुई है। रेमेडीज है सर, रेमेडीज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हाँ, उसमें है। हाँ। तो समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में राक्षसों और देवताओं ने सांप की रस्सी बना करके समुद्र मंथन किया था। और पृथ्वी को जो है ना उन्होंने जो है वो मथानी बनाया था। मथानी मतलब जिससे वो जैसे दही नहीं मिलोते हैं उस तरह से। तो पृथ्वी का मथानी बना के समुद्र के अंदर और सर्प की रस्सी बना करके देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया। और समुद्र मंथन में अमृत भी निकला और विष भी निकला। तो जो अमृत था वो देवताओं के लिए रखा गया और जो विष था वो असुरों के लिए रखा गया। तो उसमें एक राक्षस रहा जो अमृत पान कर लिया देवताओं के बीच में बैठ करके। अब वो अमृत पी लिया तो अमर हो गया। तो जब ये बात विष्णु भगवान को पता चली तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। तो जब सिर काटा तो वो तो अमर था, तो सिर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। तो जो सिर वाला भाग था उस राक्षस का, उसको बोला, उस ड्रैगन का, उसका नाम दिया राहु। और जो धड़ वाला भाग था उसका नाम दिया केतु। तो ये एक कहानी है। तो राहु का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ और केतु का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ। तो भरणी के जो देवता हैं उनके जो भरणी के देवता का नाम है काल। तो राहु का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ, उसके देवता काल हो गए। और केतु का जन्म जो अश्लेषा नक्षत्र में हुआ, उनके देवता सर्प है। तो इसलिए ये राहु और केतु के द्वारा जो योग बनता है उसको हम काल सर्प योग कहते हैं। ठीक है, अब काल सर्प योग कितने तरह का हो सकता है, इमेजिन कीजिए। 12 टाइप का, 12 टाइप। 12 टाइप का हो सकता है। वो कैसे होगा डिसाइड कि राहु की किस भाव में स्थिति है। तो राहु की भाव में स्थिति के आधार पर 12 प्रकार के काल सर्प दोष हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो एक टाइप का हो गया, राहु दूसरे हाउस में है तो दूसरे टाइप का हो गया, तीसरे हाउस में तीसरे टाइप का हो गया। तो इस तरह से 12 भावों में राहु की स्थिति के आधार पर 12 तरह के काल सर्प दोष हो सकते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में राहु है और वहां पे मेष राशि है तो एक टाइप का हो गया। फिर वहां पे वृष राशि है, राहु लग्न में ही है, राहु लग्न में ही है और वहां पे मेष राशि में है तो एक टाइप का, वृष राशि है तो दूसरे टाइप का, मिथुन राशि है तो तीसरे टाइप का। इसी तरह से मीन राशि तक 12 राशियां आ जाएंगी। तो एक हाउस में रहते हुए 12 प्रकार का हो गया। इसी तरह से दूसरे हाउस में राहु चला गया तो वहां भी 12 प्रकार का हो गया। तो कुल कितने प्रकार के हो गए? 12 × 12 144 टाइप के काल सर्प दोष हो गए। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लीजिए राहु फर्स्ट हाउस में है और केतु
7th हाउस में है और सभी ग्रह या तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th हाउस में हो सकते हैं या इसके अपोजिट हो सकते हैं कि वो 12th हाउस में, कि 10th हाउस में, कि 9th हाउस में, कि 8th हाउस में वहां हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर राहु और केतु के लेफ्ट साइड में यानी कि 2nd, 3rd, 4th, 5th हाउस में अगर सभी प्लेनेट आ जाएं तो इसको हम कहते हैं उदित कालसर्प दोष। क्या बोलते हैं? उदित कालसर्प दोष। और अगर राहु फर्स्ट हाउस में और केतु 7th हाउस में हो और सभी प्लेनेट राइट साइड में आ जाएं, राइट साइड का मतलब क्या हुआ कि 12th, 11th, 10th, 9th, 8th और 7th हाउस में आ जाए प्लेनेट, ठीक है, तो वो अनुदित कालसर्प दोष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु की चाल और केतु की चाल हमेशा उल्टी होती है। मालूम है आपको, रेट्रोग्रेड होती है ना। तो अगर राहु आज सपोज कीजिए किसी के लग्न में है तो 2 साल बाद कहाँ होगा? 12वें हाउस में जाएगा ना, वो 2nd हाउस में नहीं जाएगा ना, क्योंकि उल्टा चलता है। तो पहले फर्स्ट हाउस में है तो 12th हाउस में जाएगा, फिर 11th हाउस में जाएगा, फिर 10th हाउस में जाएगा। और राहु का हेड जो होता है वो मान लीजिए फर्स्ट हाउस में, राहु का हेड फर्स्ट हाउस में और उसका जो टेल है केतु वो है 7th हाउस में और चलता है वो उल्टा राइट साइड को। तो यानी उसका बॉडी किधर हो गया? लेफ्ट साइड में, यानी 4th हाउस की तरफ को। ओके, तो अगर सभी प्लेनेट राहु लग्न में हो, केतु 7th हाउस में हो और सभी प्लेनेट आपके 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th इन हाउसेज में आ जाए तो हम बोलेंगे ये कौन सा हो गया? उदित कालसर्प दोष। और अगर सभी प्लेनेट राहु और केतु 7th में हो और सभी प्लेनेट 10th हाउस की तरफ हो, यानी 12th, 11th, 10th, 9th, 8th हाउस में हो, तो ये हो जाएगा अनुदित कालसर्प दोष। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे गए हैं, खासतौर से गुजरात जी प्राइम मिनिस्टर, है ना। ऐसे और भी हैं जिनके लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष है और उन्होंने अच्छी अच्छी पोस्ट प्राप्त की है। तो भले ही उन्होंने अच्छी पोस्ट प्राप्त की है लेकिन वो सब स्ट्रगल से पहुंचे, स्ट्रगल करके पहुंचे और उनमें कहीं ना कहीं अनुदित कालसर्प दोष की पॉसिबिलिटी थी, अनुदित कालसर्प दोष उसमें था। ठीक है, तो इस वजह से ये आपके 100 अब देखिए 12 जो होते हैं 12 भाव में जो बैठते हैं उनके नाम क्या है? तो 12 भावों में राहु की स्थिति के अनुसार कालसर्प योग मुख्यतः 12 प्रकार के होते हैं। वो कौन से? वो ये है, आप देखिए नाम उनके पढ़े, अनंत कालसर्प, कुलित कालसर्प, वासुकी कालसर्प। तो फर्स्ट हाउस में राहु है तो अनंत कालसर्प हो गया, 2nd हाउस में राहु होगा तो कुलित हो जाएगा, 3rd हाउस में होगा तो वासुकी हो जाएगा, 4th हाउस में राहु होगा तो शंखनाद हो जाएगा, पद्म कालसर्प, महापद्म कालसर्प, ये सभी नाम इसके हैं। मालूम है, आपने सुने हैं कभी? सब नाग देवताओं के नाम है ये, बड़े बड़े नाग देवता हैं उनके नाम है ये। पद्म कालसर्प, महापद्म कालसर्प, तक्षक कालसर्प। आपको याद है आपने स्टोरी पढ़ी सुनी होगी कृष्ण जी की, जब बॉल उनकी जो है यमुना जी में चली गई थी तो वहां पे नागों का फन बनाया था, तो उसके ऊपर कृष्ण जी उठ करके आगे जब बॉल ढूंढ रहे थे वो, याद है आपको? तो आपने कई बार चित्रों में देखा होगा कि कृष्ण जी हैं वो नाग के ऊपर इस तरह से यहाँ पे डांस कर रहे हैं, है ना। तो उन्हीं वही कालसर्प के ये नाम है, वही सर्पों के नाम है, ये वही स्नेक के नाम है। कर्कोटक कालसर्प, शंखचूड कालसर्प, घातक कालसर्प, विषधर कालसर्प और शेषनाग कालसर्प। अगर राहु 12th हाउस में होगा तो शेषनाग कालसर्प योग कहलाएगा। तो 12 राशियों के हिसाब से देखा जाए और 12 भावों के हिसाब से देखा जाए तो ये 12 × 12 140 तरह के कालसर्प दोष हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये कालसर्प जो दोष होता है इफेक्ट क्या देता है, क्या प्रॉब्लम आती है कालसर्प दोष होता है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिसकी कुंडली में कालसर्प दोष होता है उसको अपनी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। तो जो अचीवमेंट एक नॉर्मल आदमी जितना एफर्ट करेगा उससे कम से कम 4 या 5 गुना उसको एफर्ट करना पड़ता है।
यानी उसकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलफुल हो जाती है और उसके में जो भी रिजल्ट आते हैं वो थोड़े देरी से आते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर उसको कोई रोग हो जाए तो वो आसानी से जल्दी से ठीक नहीं होता, अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, घर में कलेश रहता है, मन में अनजाना डर हमेशा बना रहता है और भरी सभा में अपमान होने का भी कभी भी खतरा रहता है और ऐसा होता है। और जिसकी कुंडली में कालसर्प दोष हो उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी रह सकती है। अब इसमें कालसर्प दोष में भी बहुत तरह के कालसर्प दोष होते हैं, कुछ बहुत सीवियर होते हैं, कुछ आंशिक होते हैं और कुछ जो है ग्रहण कालसर्प दोष हो जाते हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा राहु के साथ ग्रसित हो जाए, कैसे कालसर्प दोष है और सूर्य और चंद्रमा राहु के साथ बैठे, देखिए पहली बात तो सूर्य और चंद्रमा जब साथ साथ हो गए तो उसमें चंद्रमा का बल 0 हो गया कि नहीं, क्योंकि पक्षोल तो 0 हो गया, अमावस्या का जन्म हो गया ना, सूर्य चंद्रमा साथ साथ होता है तो। yes, और सूर्य चंद्रमा जब आमने सामने होते हैं तो पूर्णिमा होती है, जब साथ साथ होता है अमावस्या होती है। और अमावस्या पे चंद्र का बल 0 होता है और पूर्णिमा पे चंद्र का बल पूरा होता है। ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते? ठीक है ना। तो सूर्य चंद्रमा तो पहले से ही कमजोर हो गया उसमें साथ रहने से, और राहु उनका दोनों का शत्रु। तो सूर्य आत्मा का कारक होता है, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और राहु उसका शत्रु है। तो जिस कुंडली में सूर्य चंद्रमा और राहु एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है ना। तो इसलिए उसको ग्रहण काल शब्द कहा जाता है और ये सबसे ज्यादा सीवियर होता है। ठीक है। अच्छा, आपने इसका क्या नाम दिया सर? ग्रहण काल सर? ग्रहण काल शब्द, काल शब्द, काल शब्द को यही लिखा है ना, इसका एक ग्रहण और लगा दो बस, अनंत। तो क्या इफेक्ट होता है? राहु और केतु की गिरफ्त में आने से ग्रह अपना पूरा प्रभाव देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो बाकी ग्रह अपना इफेक्ट नहीं दे पाते। तो जातक भाग्य के हाथों का खिलौना बनकर रह जाता है, उसे अपने कर्मों का फल नहीं मिलता और पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगते हुए उसे 5 प्रकार के दुर्भाग्य झेले जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, या देर से मिलता है, या उसको सेम रिजल्ट पाने के लिए ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा, अब ये बात आती है एक तो कि क्या सबके लिए ऐसा होता है? तो वो तो हमने देखा कि जिसके में उदित कालसर्प दोष होगा तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जो अनवित होगा उसमें कम होगी। और जो हाउसेज कालसर्प दोष में इफेक्टेड होंगे, यानी जो राहु और केतु की गिरफ्त में आएंगे, जो हाउसेज, उन हाउसेज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी। जैसे अगर फर्स्ट हाउस में राहु है और 7th हाउस में केतु है, तो इसके बीच में कौन, और सारे प्लैनेट लेफ्ट साइड में बैठे हैं, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th। अब इसमें कौन कौन से हाउसेज मेनली इफेक्टेड हुए? एक तो 4th हाउस इफेक्ट हो गया, एक 5th हाउस इफेक्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और 6th को फिर भी चलो आप हल्का मान लो, और 7th हाउस भी इफेक्टेड हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि 7th हाउस में इफेक्टेड हो गया, या संतान से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसका 5th भाव इफेक्टेड हो गया, या 7th हाउस में इसलिए ना कि उसका एस्पेक्ट आ रहा है इसलिए। हाँ। और 4th हाउस से आपको मानसिक शांति भंग हो गई, पीस ऑफ माइंड, लग्जरी, कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा, घर में कलेश रहता है, हर टाइम उसको कोई ना कोई टीज करता रहता है, टॉर्चर करता रहता है, तो मानसिक शांति खत्म हो गई। अब यही मान लीजिए राहु आपका 4th हाउस में है और केतु आपका 10th हाउस में, तो 4th से 10th तक में देखेंगे आप, 5th हाउस इंपॉर्टेंट है, 7th हाउस इंपॉर्टेंट है, 9th हाउस इंपॉर्टेंट है, 10th हाउस इंपॉर्टेंट है, 6 और 8 को आप छोड़ सकते हैं। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? मैरिज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है क्योंकि 7th हाउस में इफेक्टेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि 10th हाउस में केतु आ गया, और 9th हाउस यानी कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। 9th हाउस से भाग्य देखते हैं, धर्म भी देखते हैं,
तो 9th हाउस इफेक्ट होने से आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपका ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। और 4th हाउस तो है ही है, 7th हाउस भी है, 5th हाउस भी है, ठीक है। तो जहां पर राहु और केतु बैठेगा उसके हिसाब से कौन से हाउसेस इसमें अफेक्टेड हुए उनको आपको देखना होगा। मैं आपको एक चित्र की सहायता से समझाऊंगा कि इसमें कैसे उदित काल शब्द दोष बनता है और कैसे अमृत काल शब्द दोष बनता है, ठीक है। आप भी इसको ड्रॉ कर लें, थोड़ा समझने के लिए नोट्स में आपको फायदा रहेगा। एक चार्ट ड्रॉ करिए। ये चार्ट है। अब राहु और केतु की प्लेसमेंट हम बनाए इसमें। तो राहु यहां बैठा दिया, और केतु यहां आ गया, 1st हाउस एंड 7th, ऐसे ही होगा। अब ये राहु जो है इसका ड्रैगन का हेड है, ये हेड है और ये इसका टेल है, और ये चलता है इस तरफ को, उल्टा चलता है ना। फर्स्ट से जाएगा 12th हाउस में, 12th से 11th में, 11th से 10th में, 10th से 9th में, 9th से 8th में, ऐसे जाता रहो। तो इसकी बॉडी किधर होगी, इस तरह से होगी ना। तो ये इसका हेड हो गया और ये इसका टेल हो गया, ठीक है। और सारे ग्रह इधर ही बैठे हैं, ये राहु से केतु के बीच में 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस एंड 6th हाउस एंड 7th हाउस में बैठे हैं। तो ये वाला जो कालसर्प दोष होगा ये कहलाएगा उदित कालसर्प, क्योंकि सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में ग्रसित है। ये उदित कालसर्प कहलाएगा। और अगर ग्रह इसके अपोजिट हो जाए, इस साइड में आ जाए, तो ये तो इसके ग्रसित नहीं हुए ना, ये तो इसके ओपन हो गए ना, खुले हुए सारे ग्रह आ गए ना। तो भले ही वो राहु केतु के दूसरी तरफ है, कालसर्प दोष जरूर कहलाएगा, बट वो वाला कहलाएगा अनुदित कालसर्प। अनुदित मतलब जो उदित नहीं हुआ, अन मतलब नहीं, ये उसका अपोजिट हो जाता है, अनुदित, उदित और अनुदित। ये अन और उदित को मिला दीजिए आप, ठीक है। तो अगर सारे ग्रह इधर बैठेंगे तो अनुदित हो गया, और इधर बैठ गए तो ये उदित हो गया। क्लियर हो गया ये। अच्छा, अब अगर मान लीजिए यहां पर राहु के साथ में सन और मून भी बैठ गया,
और सारे ग्रह इसके इधर बैठे हुए हैं। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिसमें कालसर्प दोष ना बने? कोई बता सकता है? मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये राहु बैठा है, इधर केतु बैठा है, सूर्य चंद्रमा राहु के साथ में है, और सारे बाकी ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, मैं आपको सारे लिख ही देता हूं चाहे। मरकरी, ये बैठा है मान लीजिए, फिर मंगल, ये ऐसे यहाँ मंगल आ गया मान लीजिए, फिर मान लीजिए जुपिटर, फिर मान लीजिए वीनस, वीनस को यहाँ कर देते हैं, फिर क्या सैटर्न, मरकरी और मंगल को कर रहे हैं यहाँ पर, और वीनस को कर रहे हैं ऐसे। सर क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन बता रहा हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे मान लीजिए सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है कि इसमें कालसर्प दोष ना बन रहा हो? सर 2 प्लैनेट बाहर आ गए ना राहु के साथ फर्स्ट हाउस में, तो कैसे आएगा बाहर? सन और मून जैसे आपने फर्स्ट हाउस में दिखाए हैं। तो सन मून, अब मैं अच्छा मैंने यहीं रख दिए और इसको मान लो मैंने उठा के यहाँ रख दिया, तो क्या हो गया? अब ये कालसर्प दोष बन गया। पर मे भी नक्षत्रों के हिसाब से राहु का नक्षत्र और सूर्य चंद्र का नक्षत्र अगर डिफरेंट हुआ तो हो सकता है कालसर्प ना बने। नहीं और कुछ? फिर मैं आपको डेफिनेशन पे दोबारा ध्यान दे रहा हूँ, दोबारा सुनो आप। जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं तो हम कालसर्प दोष कहते हैं। अगर इसमें से एक भी ग्रह राहु और केतु की गिरफ्त से बाहर निकल जाए तो उसको हम आंशिक कालसर्प दोष कहते हैं। और अगर एक से ज्यादा ग्रह राहु और केतु की गिरफ्त से बाहर निकल जाएं तो वो कालसर्प दोष खत्म हो जाता है। डिग्री से चक्कर होगा, सन मून की डिग्री। हाँ, कुछ हो सकता है डिग्री से, देखो आप। हाँ सर, राहु का डिग्री कम, का डिफरेंस ज्यादा होगा तो मून का ज्यादा हाँ। होगा। तो राहु की कैसे? हाँ बताइए, राहु की डिग्री। हाँ, बात आप सही आ गए हैं कि राहु की डिग्री के हिसाब से हम देख सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए? राहु पीछे रहना चाहिए, सूर्य और चंद्र आगे रहना चाहिए। तो कैसे रहेगा राहु पीछे और सूर्य चंद्रमा आगे? जैसे कि राहु का 20 समझ लीजिए, राहु का 20 है हाँ। और सूर्य और चंद्र का 25 है, हाँ तब कालसर्प योग रहेगा। हाँ, और अगर और किस केस में नहीं होगा? अगर वही राहु का 15 होगा और सूर्य चंद्र का 10 होगा, हाँ, तो कालसर्प योग नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक। कौन बोल रहे हैं आप? सर वल्लभ राज रेड्डी। अच्छा, यहाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। यही मैं पूछना चाहता था, यही कहना चाहता था। तो कई बार क्या होता है, लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं और साथ में बैठे हुए ग्रह के अंशों को चेक नहीं करते हैं, और कई बार उस केस में वो कालसर्प दोष नहीं होता है, उसके अंशों को नहीं देखते हैं और फिर ये बोल देते हैं कि उसमें कालसर्प दोष है। तो ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो इसमें हमें बिल्कुल ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर राहु और केतु के साथ में कोई ग्रह बैठा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रह, साथ में बैठा हुआ ग्रह गिरफ्त से बाहर निकल गया हो, और एक ग्रह नहीं निकला हो, 2 ग्रह निकल गए हो। अगर एक ग्रह निकल गया तो भी चलो आंशिक रहेगा कालसर्प दोष, अगर 2 निकल जाएंगे तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है सर, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखिए, आपने बताया कि यहाँ पे अगर राहु है 15 डिग्री का और सूर्य चंद्रमा है मान लीजिए 5 या 7 डिग्री के, तो सूर्य और चंद्रमा पीछे रह गए और राहु रह गया आगे, और सारे ग्रह तो बैठे हैं इस तरफ को। तो यानी कि सूर्य और चंद्रमा
राहु केतु ग्रह से बाहर निकल गए तो उसमें वो दोष खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब ये सूर्य और चंद्रमा यहां पर आ गए, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये कालसर्प दोष कैंसिल हो जाए? सर केतु का डिग्री 10, सूर्य चंद्र का 20। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, क्योंकि केतु तो रह गया पीछे 10 डिग्री पे, और मान लीजिए और सूर्य और चंद्रमा की होगी डिग्री मान लो 20, तो ये सूर्य और चंद्रमा बाहर निकल गए। बाकी सारे ग्रह तो आगे राहु केतु के बीच में, लेकिन सूर्य चंद्रमा बाहर निकल गए, तो इसलिए कैंसिल हो जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि केतु और सूर्य और चंद्रमा एक ही घर में बैठे हैं, लेकिन केतु की डिग्री मान लीजिए है 15 और सूर्य की डिग्री है 5 और चंद्रमा की डिग्री है 20, तो एक ग्रह बाहर निकला, सूर्य ग्रहों के साथ आ गया, चंद्रमा बाहर निकल गया, तो उसमें फिर आंशिक माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और भी होती है कि आंशिक में भी ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, और आंशिक में कोई आंशिक रहने के बावजूद भी पूरा राहु केतु का कालसर्प दोष का इफेक्ट कैसे रह सकता है। तो ये डिसाइड करेगा कैसे कि कौन सा ग्रह आपका बाहर निकला। जैसे अगर मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा ये मान लीजिए ऐसे बैठ गई है, अब इसमें देखिए मान लीजिए गुरु ये जो ना यहाँ पर बाहर निकल गया, ये आंशिक कालसर्प दोष हो गया, सारे ग्रह ग्रसित हो गए, गुरु बाहर निकल गया। अब अगर गुरु बाहर निकले और या शुक्र बाहर निकले, तो क्या इन दोनों के बीच में फर्क है? यस सर, फर्क है। फर्क क्या है कि ठीक है वो तो कह रहा है आंशिक कालसर्प, दृष्टि, लेकिन नहीं, दृष्टि की बात नहीं है, लेकिन इसमें जो प्लेनेट बाहर निकला है वो कौन सा प्लेनेट बाहर निकला है। अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेनेट बाहर निकल गया, जैसे कि मंगल, गुरु या शनि जैसा ग्रह, तो वो जब बाहर निकल गया तो वो अपने पूरे इफेक्ट देने के लिए तैयार है। अब इसमें गुरु जैसा ग्रह तो यहाँ पे ग्रसित हो गया और शुक्र जैसा हल्का ग्रह बाहर निकल गया, तो यानी कि इसमें जो आंशिक कालसर्प दोष है वो लगभग पूरे कालसर्प दोष के समान इसमें इफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर गुरु बाहर निकल जाए, मान लो यहाँ पे गुरु आ गया और शुक्र अंदर चला गया, तो अब देखिए गुरु जैसा ग्रह बाहर हो गया, गुरु जैसा इंपॉर्टेंट ग्रह बाहर निकल गया, तो आपको गुरु तो फल देता रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कालसर्प दोष होने के बावजूद भी ना के बराबर इफेक्टिव रह जाएगा। मतलब ये डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लेनेट बाहर निकला, उससे पता चलेगा कि कालसर्प दोष की सीवियरिटी कितनी ज्यादा है। अगर इंपॉर्टेंट प्लेनेट बाहर निकल गया तो सीवियरिटी कम हो गई, अगर कोई हल्का प्लेनेट बाहर निकला तो उसकी सीवियरिटी लगभग बराबर रहेगी पूर्ण कालसर्प दोष के बराबर। ये बात समझ आ गई कि हमें जो ग्रह बाहर निकला वो बच गया है उसको देखना है। वो ग्रह अगर मंगल, गुरु, शनि जैसा ग्रह है तो वो इंपॉर्टेंट प्लेनेट बाहर आ गया तो हमारा काम बन गया। मान लीजिए हमारे पास 5 बेटे हैं, ठीक है, उसमें से 4 बेटे काम नहीं करते, लेकिन एक बेटा काम करता है और वो अच्छा पढ़ लिख गया, तो आपके परिवार की नैया को पार लगा देगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए 5 बेटे हैं और उसमें से एक बेटा बाहर आया, वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही है, लेकिन वो मुक्त है, काम करने के लिए मुक्त है, तो क्या वो पूरे परिवार की नैया पार लगा पाएगा? बिल्कुल इसी तरह ग्रहों के बीच में अगर कोई हमारा इंपॉर्टेंट प्लैनेट मंगल, गुरु, शनि जैसा बाहर आ गया तो वो हमारे कुंडली को, हमारे जीवन की नैया पार लगा देगा, वो शुभ फल देता रहेगा। लेकिन अगर कोई मरकरी जैसा ग्रह या मून जैसा ग्रह बाहर आएगा तो हमारे पूरे जीवन को पार नहीं लगा पाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात कि हमारी कुंडली में जो कालसर्प दोष है वो तो बचपन से ही बन जाता है और जब तक हमारी जीवन है तब तक रहता है, तो क्या पूरे लाइफ तक हमारा कालसर्प दोष का इफेक्ट रहता है क्या? नहीं। कालसर्प दोष या कोई भी अच्छा दोष या कोई भी बुरा दोष तब इफेक्टिव ज्यादा होता है जब उसकी दशा चल रही हो। कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष होने के बावजूद उसमें राहु केतु की दशा आए या राहु केतु की दशा आई नहीं रही तो उसको कालसर्प दोष का इफेक्ट नहीं होगा। राहु की महादशा या केतु की महादशा हो या राहु की अंतरदशा हो किसी भी ग्रह में, या केतु की अंतरदशा हो, या राहु में केतु की अंतरदशा हो, या केतु में राहु की अंतरदशा हो,
या तब इसमें राहु केतु की काल सर्प दोष का इफेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सिचुएशन अगर जो लड़का अच्छा है वो बाहर हुए तो जीवन में फादर मदर को प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पे जो अच्छा ग्रह बाहर हुए तो प्रॉब्लम नहीं होता है, इट्स रिवर्स। यस यस, ओके, थैंक यू सर। हाँ, और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जो भी काल सर्प दोष बना है, चाहे हल्का बना है चाहे भारी बना है, उसका इफेक्ट तब आएगा जब राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चलेगी। ओके, दूसरी बात, अगर मान लीजिए राहु केतु की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है, लेकिन गोचर का राहु जन्म कुंडली के राहु के ऊपर से गोचर कर रहा हो, तो भी उस राहु और केतु को वाइब्रेट करेगा। या राहु के ऊपर से केतु और केतु के ऊपर से राहु का गोचर हो रहा हो, तो भी जो नेटल राहु केतु हैं वो भी वाइब्रेट करेंगे, तो उस टाइम में भी काल सर्प दोष का इफेक्ट आएगा। सर मेरे को एक डाउट है कि जैसे किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है और राहु केतु उच्च के हो जाए तो? राहु केतु उच्च के हो जाए तो भी नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। हाँ देखो, मैं ऐसा जैसे कि शत्रु है और वो उच्च के हो गए तो बलवान हो गए ना, तो ऊंचे पहाड़ पे जाके बैठ गए, वो कारगिल वार वाली स्थिति हो गई ना। शत्रु हैं और ऊंचे पहाड़े बैठे हैं, जो हमारे इंडियन आर्मी सोल्जर्स हैं वो नीचे रह गए बेचारे, तो चाहते हुए भी उनको नहीं मार पा रहे। तो अगर मार भी पा रहे हैं तो वो बहुत उनको कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना। तो उसी तरह से अगर राहु केतु उच्च के भी होंगे और काल सर्प दोष में होंगे तो बल्कि और ज्यादा सीवियर हो जाएगा। और बताता हूँ आपको सीवियरिटी इसकी कैसे बढ़ती है और कैसे इसका इफेक्ट आता है। तो आगे राहु हो नीचे केतु हो, सभी बीच में सातों ग्रह विद्यमान हो तो काल सर्प दोष बनता है, और इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वो इस काल सर्प योग का निदान कराएं। सर अनुदित, जो आपने अनुदित काल सर्प योग बताया है, अनुदित में फल क्या रहेगा सर? अनुदित में भी इफेक्ट तो रहेंगे, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, कम रहेगा, ना के बराबर। अभी जैसे कि आपने बोला कि राहु और केतु के बीच में आएगा सभी ग्रह, मगर केतु और राहु के बीच में आएगा सभी ग्रह। राहु अगर कम डिग्री में होगा और उसके साथ वाला जो ग्रह बैठा है, अगर बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति अगर 20 डिग्री पे है और राहु 5 डिग्री पे है, तो वहां पे अनुदित काल सर्प योग होगा या उदित काल सर्प योग होगा? नहीं, डिपेंड करेगा बाकी प्लैनेट कहाँ बैठे हैं। देखिए, केवल राहु और अदर प्लैनेट की डिग्री ज्यादा होने से डिसाइड नहीं होगा कि वो उदित है या अनुदित है, ऐसा नहीं है। मैंने ये कहा कि अदर प्लैनेट के साथ में वो जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बैठे हुए प्लैनेट अपोजिट साइड में चले जाएं और फिर उसमें तो फिर कंडीशन चेंज हो जाएगी, है ना। तो हमें ये देखना है, हमें एक चीज नोट कर लीजिए, दोबारा से मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि राहु की डिग्री अदर प्लैनेट की डिग्री के कम ज्यादा होने से डिसाइड नहीं होगा। अब जैसे इस केस में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये राहु और केतु देख रहे हैं, अगर सभी ग्रह ये 10th हाउस में 10th हाउस की तरफ चले जाए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये कैसे होगा। शेयरिंग स्क्रीन कम हुई, देखिए, अगर जैसे एक तो कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी सारे प्लैनेट इधर आ जाए, मरकरी इधर आ गया, वीनस भी इधर आ गया, ये मून भी इधर आ गया, सन मून भी इधर आ गए, ये ऐसे आगे मान लो, और शनि भी इधर आ गया, और ये मंगल भी इधर आ गया। अब जैसे मंगल यहाँ बैठा है तो ये कैसे बनेगा आंशिक कि मंगल की डिग्री राहु की डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो ये मंगल राहु से आगे निकल जाएगा, तो उस केस में ये आंशिक बन जाएगा। अब जैसे यहाँ इस केस में मंगल की डिग्री कम हो मान लो है, और राहु की डिग्री इसमें ज्यादा हो, मान लो राहु 15 डिग्री का है और मंगल इसमें 5 डिग्री का है, तो ये पूर्ण काल सर्प दोष है। और उसमें भी ये जो काल सर्प दोष बनेगा ये अनुदित वाला बन जाएगा।
तो अनुदित काल सर्प दोष में प्रोग्रेस होने की पॉसिबिलिटी होती है और तकलीफ कम होती है, ना के बराबर रहती है। ठीक है ना, तो ये है मतलब। अच्छा, तो 12 भाव में स्थिति के हिसाब से मैंने आपको काल सर्प दोष बता दिया, और उदित अनुदित के हिसाब से 2 तरह के बता दिए आपको, और ये भी बताया कि लग्न कुंडली में सभी 7 ग्रह राहु से केतु के बीच हो, लेकिन अंश के आधार पर राहु केतु की दूरी से बाहर निकल जाए तो आंशिक काल सर्प दोष हो जाता है। एक निकलता है तो आंशिक काल सर्प योग बनता है, एक से ज्यादा निकल जाएगा तो काल सर्प दोष कैंसिल हो जाएगा। सर जी फिर एक बार बताइए, हाँ, काल सर्प योग कब इफेक्टिव नहीं रहेगा? कब इफेक्टिव नहीं रहेगा? जबकि अनुदित होगा, अनुदित, और वो आंशिक में कोई बड़ा ग्रह बाहर निकल जाए, मंगल गुरु शनि जैसा बाहर निकल जाए तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। या राहु केतु की दशा ना हो तो इफेक्टिव नहीं रहेगा, या राहु केतु का गोचर उसके नेटल राहु केतु के ऊपर से ना हो रहा हो तब इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा। हेलो, हाँ, मेरे को डाउट है कि जैसे सारे जो प्लैनेट्स रहते हैं, जैसे जुपिटर फॉर एग्जांपल, तो ये 1 डिग्री से स्टार्ट होते हैं 30 डिग्री पे कंप्लीट होते हैं एक राशि में। तो वैसे जैसे राहु उल्टा चलता है तो वो डिग्रीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्रॉस करती है या इंक्रीजिंग में? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन सा रहेगा उसमें? नहीं, देखिए चाहे वो एक राशि में रहे, चाहे वो अलग अलग भावों में जाए, वो चलेगा तो उल्टे 30 से 29 की तरफ 30 से 29, 29 28, 28 से फिर ऐसे एक डिग्री तरफ आता है। हाँ, वो तो डिग्री घटती है उसकी उल्टी। अच्छा, अब आपको बताता हूँ एक कैसे इसकी सीवियरिटी बढ़ती है। तो यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई ना कोई ग्रह स्थित हो, यानी राहु से केतु तक के बीच में 7 भावों में एटलीस्ट 1 प्लैनेट इन ईच हाउस, एटलीस्ट 1 प्लैनेट इन ईच हाउस, तो ये योग पूर्ण रूप से फलित होता है, क्योंकि सारे भाव उसमें पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण काल सर्प दोष, है ना। अगर राहु से केतु के बीच में जितने भी हाउसेस है सभी हाउस में एटलीस्ट 1 प्लैनेट ईच हाउस हो जाए तो ये कहलाएगा पूर्ण काल सर्प दोष। और अगर राहु या केतु के साथ में सूर्य और चंद्रमा आ जाए, सूर्य या चंद्रमा कोई भी, ऐसा भी हो सकता है कि राहु के साथ में सूर्य आ गया, केतु के साथ में चंद्रमा आ गया, या सूर्य और चंद्रमा दोनों राहु के साथ बैठ गए, या सूर्य और चंद्रमा दोनों केतु के साथ बैठ गए, तो ये योग अधिक प्रभावशाली हो जाता है। और राहु, सूर्य और चंद्र तीनों एक साथ हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था बना के, तो वो ग्रहण काल सर्प दोष कहलाता है। ये सबसे ज्यादा सीवियर होता है और इसका फल 1000 गुना अधिक हो जाता है। तो ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति कराना बहुत जरूरी है, जरूर कराना चाहिए। तो काल सर्प योग का इफेक्ट क्या होता है? मानसिक अशांति, धन प्राप्ति में बाधा, संतान होने में देरी, और घर में कलह, और जातक को बुरे स्वप्न आना, या कोई ना कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बने रहना, अननोइंग फियर जिसको बोलते हैं। कई लोगों को काल सर्प दोष की कुंडली में जिनकी होती है और जिनकी राहु केतु की दशा चल रही हो, उनको रात में सब सांप भी दिखाई पड़ते हैं। जिसकी कुंडली में आप उसे पूछ के देखना, आपको सपने तो नहीं दिखाई पड़ते, सपने में सांप तो नहीं दिखाई पड़ते। कई लोग होते हैं जिनका चित्र देख के भी उनको डर लगता है, ऐसे लोग मूवीज नहीं देख सकते सांपों की। तो वो मतलब उनमें एक अननोइंग फियर हमेशा उनके मन में बना रहता है कि कुछ खराब ना हो जाए, कुछ गलत ना हो। और व्यक्ति को अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना वो डिजर्व करता है, जितना वो स्किलनेस है उसकी, उसके हिसाब से उसको पूरा फल नहीं मिलता है, और अक्सर उसके काम जो है देरी से सफल होते हैं, और कई बार अचानक कोई नुकसान हो जाता है, और खास तौर से प्रतिष्ठा का नुकसान हो जाता है, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, इज्जत, और उसके मतलब कहते हैं एक तरह से अचानक कहीं बेइज्जती हो जाती है, इस तरह का भी नुकसान होता है। और व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ 3 दोष माने गए ना। वात कफ से क्या होता है? ज्वाइंट पेन होता है। पित्त दोष से क्या होता है? बाइल्स, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेट में गर्मी की शिकायत होती है, चेहरे पे पिंपल्स की शिकायत होती है। और कफ से रिलेटेड क्या होते हैं सब जानते हैं,
खांसी होना, जुकाम होना, चेस्ट कंजेशन होना, शरीर में जकड़न होना, या आपको सांस की बीमारी हो जाना, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाना, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो वो आसानी से नहीं जाती है, और व्यक्ति बार बार दवाई लेने से भी ठीक नहीं होता। जो इस तरह की बीमारी होती है वो डेली कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम देती रहती है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो कालसर्प योग के उपाय से इनको छुटकारा पाया जा सकता है। तो जन्म पत्रिका में जब जब राहु और केतु की महादशा हो, अंतरदशा हो, तब इसका असर देखने को मिलता है। या गोचर में जब राहु और केतु का गोचर नेटल राहु और केतु के ऊपर हो रहा हो, या उसके चंद्रमा पर हो रहा हो, जैसे कहते हैं ना चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर होता है, शनि की 7.5 होती है। इसी तरह से जब चंद्रमा के ऊपर से राहु केतु का गोचर हो रहा हो तो ये योग एक्टिवेट हो जाता है, और उस समय में विशेष तौर पर पूजा अर्चना करके इसका लाभ लेना चाहिए। तो क्या उपाय करें? कालसर्प योग यंत्र के सामने, कालसर्प योग का उपाय बता रहा हूं आपको। कालसर्प योग यंत्र के सामने 43 डेज तक सरसों के तेल का दिया जाए। यंत्र होता है एक, वो मेटलिक शीट पे बना हुआ होता है, और गोल्ड प्लेटेड भी यंत्र आते हैं, कुछ चांदी के भी आते हैं। तो उस यंत्र के सामने, कालसर्प योग यंत्र के सामने 43 डेज तक डेली सरसों का तेल का दिया जलाएं, तो इससे राहत मिल सकती है। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। ये शिव का पंचाक्षरी मंत्र कहलाता है। शिव का पंचाक्षरी मतलब 5 अक्षरों वाला मंत्र। ओम नमः शिवाय। ओम तो सब में लगाते हैं, नमः शिवाय, शिवाय 3 और नमः 2, 5 हो गए ना। तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। अच्छा, तो कालसर्प योग दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके इसकी रेगुलर पूजा करें। और क्या कर सकते हैं? नारियल के फल को अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के चलते पानी में प्रवाहित करें। जटा वाला नारियल होता है ना, उसकी जटा हटा दो, है ना। तो उसको अपने सर से ऐसे वार के, ऐसे 11 बार या 7 बार वार के, और उसको चलते पानी में प्रवाहित करें। और क्या कर सकते हैं उपाय? चलते पानी में कोयला, कच्चा कोयला, जैसे मैंने आपको शनि के लिए बताया था, वही चीज, क्योंकि राहु और शनि एक समान है। तो कच्चा कोयला बहते पानी में 3 हफ्ते जल प्रवाह करें। जैसे कोई डेज भी होता है, फिक्स डेज? इसको मंडे को करें या शनिवार को करें। मंडे इसलिए क्योंकि भगवान शिव का दिन होता है, और शनिवार जो होता है वो राहु का दिन है। अच्छा। या किसी गरीब को मसूर की दाल दें, मसूर दाल दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, और जो भी आपके कुल देवता हैं उनकी पूजा करें। और जो ऐसे कपड़े होते हैं, काले कपड़े, चितकबरे कपड़े, या ऐसे भूरे रंग के, काले या भूरे रंग के कपड़े, और तिल और सतनाजा, ये शाम के समय दान करें, तो भी इससे कालसर्प दोष की मुक्ति मिलती है। सरसों और लोबान को उबालकर एक बार स्नान करें। 1.25 महीने तक जौ के दाने पक्षियों को खिलाएं। एक और उपाय होता है राहु केतु के लिए, खासतौर से राहु के लिए होता है ये, वो भी उपाय कर सकते हैं। 1.25 किलो जौ फ्राइडे नाइट पानी में भिगो दें, अगले दिन सुबह उसको छाया में सुखाएं, और शाम के समय उसमें 1.25 किलो गुड़ मिला के और गाय को खिला दें, तो उससे राहु का उपाय हो जाता है। तो उससे भी कालसर्प दोष की मुक्ति मिलती है। नीला रुमाल, नीला घड़ी का पट्टा, या कोई नीला पेन,
इसको यूज करें तो ये भी राहु आपके फेवर में होगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है कि कालसर्प योग में जो पूजा की जाती है वो श्रीखंड चंदन से की जाती है, रोली से, सिंदूर से, कुमकुम से नहीं की जाती। इस चीज का ध्यान रखना है। कालसर्प योग में चंदन का प्रयोग किया जाएगा, कुमकुम, सिंदूर, रोली इस चीज का यूज नहीं करना। इसके अलावा जो इसका सबसे फाइनल उपाय होता है, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है ना, जैसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, महाराष्ट्र में नासिक में है त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, उज्जैन में एक वो है महावीर शिव जी का मंदिर है, वो भी ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर मंदिर है, रामेश्वर मंदिर है, शिव जी के जो भी मंदिर हैं जहां पर ये हमारी पूजा तर्पण आदि किया जाता है, वहां पर जाकर के इसकी कालसर्प योग की शांति करानी चाहिए। इसमें सबसे जो अहम माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो माना जाता है वो नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र में, वहां पर जाकर के इसकी कालसर्प दोष की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, और इसके और भी उपाय हैं, बहुत सारे हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। राहु केतु की पूजा करें, राहु और केतु का मंत्र जाप करें, और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जैसे मैंने आपको बताया था 43 डेज तक, और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, शिव पंचाक्षरी मंत्र का मंत्र जाप करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव जी की पूजा करें। ठीक है। 16 सोमवार का व्रत रखें, और 16 सोमवार नहीं कर सकते, जो भी मुझे सावन का महीना निकला ना अभी, तो सावन के महीने में जो 4 सोमवार आते हैं, अगर उन चारों सोमवार को आप व्रत रखते हैं तो आपको 16 सोमवार का फल मिलता है। तो उन सावन के 4 सोमवार को, हर सोमवार को व्रत रख के पूजा करें। नाग पंचमी पर नागों की पूजा करें, या सांप को दूध पिलाएं। अब आप कहाँ से सांप लाओ, कहाँ से दूध पिलाओ, कोई भी नहीं ला सकता। तो जो आते हैं ना सर्व, जो आते सपेरे होते हैं, उनको जो है ना, उनको पैसा दक्षिणा दे दो, उनको बोल दो हाँ भी आप करो। बेसिकली क्या माना जाता है कि हमने पूर्व जन्म में कभी किसी सांप को या जोड़े को जो है ना हमने तंग किया होगा या मारा होगा, तो उसका फल जो है हमें कालसर्प दोष के रूप में हमें कुंडली में आता है। तो आपने जब मारा तो उसके बदले में आप उसको अब जो है ना मुक्त करो। तो इसलिए सच्ची का जीता जागता सांप आप उसको सपेरे से लेकर के और उसको मुक्त करा दो, उसके पैसे उसको दे दो। तो वो काम करना तो सबसे कठिन है। क्यों? क्योंकि आपने लिया तो कब कैसे तो लोगे और कैसे उसको मुक्त करोगे, पता चला मुक्त करने गए, किसी को छोड़ने गए और वही आपके ऊपर आ गया। तो एक बार ऐसे ही था, तो किसी की मैं आपको कहानी एक बात बताता हूँ कि हमारे स्टूडेंट थे और वो ना कोई अच्छे पावरफुल पर्सन थे, तो उनकी कुंडली में कालसर्प दोष था। उनको बोला कि भाई आपको जो है ना एक नाग नागिन का जोड़ा आपको जंगलों में मुक्त करना है। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास बहुत सारे लोग तो होते हैं जानने पहचानने वाले, तो एक व्यक्ति को ले लिया और उसको गाड़ी में बैठाया और उसको बोला मैं ये तेरे को एक बैग दे रहा हूँ, इसको तो खोलना नहीं, कुछ भी हो जाए इसको खोलना नहीं, किसी भी तरह से खोलना नहीं, और जब तक मैं ना हूं तब तक नहीं खोलना। और वो उसने बैग दे दिया और बैग के अंदर में उसके वो टोकरी में वो था, जोड़ा था। और फिर वो गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी में बैठा के और गाड़ी को उसको ले गया जंगल की तरफ, और जंगल में ले जा करके उसने बोला अब खिड़की खोलो, और खिड़की खोलो और क्या कहते हैं जो आपके पास जो बैग है ना इसको फेंक दो बाहर। और उसने ऐसे ही किया, उसने खिड़की खोली और उठा करके उसको बैग जो है उसे टोकरी समेत उसको बाहर फेंक दिया। फिर उसको बाद में बताया कि इसमें जो है नागिन का जोड़ा था जो उसको पूरे रास्ते लेके बैठा हुआ था, जिसको कहा था कि भैया इसको खोलना नहीं। तो अगर उसको बता देते तो वो तो लेके बैठ भी नहीं पाता डर के मारे। तो इस तरह का तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं हम चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लेते हैं और उसको हम जल प्रवाह कर देते हैं। तो चांदी का नाग नागिन का जोड़ा एक तार की तरह होता है, उसमें नाग का
रूप बना होता है और एक नागिन का रूप बना होता है, उसको हम सोमवार के दिन जल प्रवाह करें। तो जब भी आपकी राहु के, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, उसमें राहु या केतु की दशा चले, या राहु केतु उसकी जन्म कुंडली के ऊपर, जन्म कुंडली राहु केतु के ऊपर से जा रहे हो, तो उसको हमें सजेशन देना चाहिए कि आप काल सर्प दोष के लिए ये नाग नागिन का जोड़ा जल प्रवाह कर दीजिए। तो चांदी के नाग नागिन का जोड़ा जल प्रवाह, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, नाग पंचमी को नाग की पूजा करें, और सावन के जो सोमवार होते हैं वो 4 सोमवार को वो व्रत रखें, वो 16 सोमवार का आपको फल मिलेगा। शिवलिंग पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं। अगर आप जल प्रवाह नहीं कर सकते तो शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा सकते हैं, या तांबे के सर्प का अनुष्ठान कराएं। शिवलिंग पर तांबे के सर्प का अनुष्ठान कराना चाहिए। पितरों का श्राद्ध करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पितृदोष से भी कनेक्टेड होता है। पितरों की गति कराएं, ये नारायण बलि काम जो होता है वो कहलाता है पितरों की गति कराएं। या फिर महामृत्युंजय का जाप करें। तो महामृत्युंजय का जाप 1.25 लाख मंत्र जाप होते हैं, उसमें ये किया गया। और एक काल सर्प दोष निवारण का मंत्र भी होता है, उसका मंत्र जाप भी कर सकते हैं। राहु और केतु की वस्तुओं का दान करें, जैसे काले तिल, सरसों का तेल, काले रंग का कपड़ा, काले और सफेद रंग का कंबल, कस्तूरी, सोना, नारियल। और अगर ये योग बहुत अधिक बलवान है, बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है, तो अपनी आय का 10% भाग अवश्य दान करना चाहिए। गरीबों की सेवा करें और भगवान का स्मरण करें, और खास तौर से भगवान शिव का स्मरण करें, तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें इस तरह से काल सर्प दोष के बारे में। मैं आपको 1-2 और स्कोप दिखाता हूँ जिसमें काल सर्प दोष की पॉसिबिलिटी बनती है। किसी में चेक करके देखते हैं, है ना। किसी एक बात, दोष किसी को मालूम है अपनी कुंडली में काल सर्प दोष है? नहीं, मेरी कुंडली में नहीं, पर मेरे पास कुंडली है। मेरे पास है, मेरी है सर। ठीक है, देखते हैं, चलिए देखते हैं ना। सर अगर राहु और केतु के बीच में आए, अगर राहु और केतु 0 डिग्री में हुआ, तो ये काल सर्प दोष का फल मिलेगा उसको? हाँ रहेगा, अंतरदशा में या महादशा में? हाँ रहेगा। देखिए 0 डिग्री होने से ये थोड़ी क्यों खत्म हो गया, उसका मतलब तो ये हो गया ना कि वो कमजोर हो गया, आगे निकल जाएगा। तो नहीं, आगे निकल गया तो आंशिक हो गया, रहेगा ही रहेगा। 0 डिग्री हो, हाँ रहेगा। वो डिपेंड करता है ना कि ग्रह किस तरफ को है। अगर वो बाकी ग्रहों के साथ में आ रहा है तो वो तो रहेगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक मिनट शेयर करता हूँ स्क्रीन। और सर और एक भी सुना है, क्या चीज? राहु 11, 12, 1, 2, 3, 4 में पावरफुल होता है, हाउसेस में, हाउसेस में, यानी ऊपर के हिस्से में कुंडली में। नीचे अच्छा, हाउसेस 1, 2, 3, 4, हाँ, ऊपर में राहु पावरफुल होता है, वही नीचे के हिस्से में उतना पावरफुल नहीं रहेगा। ये सच है? देखिए एक बात है ना, अगर आप हाउसेस 1, 2, 3, 4 की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हाउसेस आ जाते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ 11, 12, 1, 2, 3, 4। ओके, मतलब कहने का या तो जो है, अगर मान लो राहु यहाँ बैठा हो, केतु यहाँ बैठा हो, सब या राहु यहाँ या केतु यहाँ हो, तो ये अपर हाफ ऑफ द हॉरोस्कोप। यस सर। देखिए हाउस तो सारे इंपॉर्टेंट हैं सर। अपर हाफ ऑफ द हाउसेस नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये अपना कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, कर्क और मिथुन, इसमें राहु पावरफुल होता है। नहीं, ये तो कोई जरूरी बात नहीं है मेरे को। थैंक यू। हाँ जी, बताइए, कोई एक बताइए, डिटेल बताइए। मेरे में आंशिक है, मैं बता दूं। मेरे में भी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी 16 नवंबर 1969 या 3/25 का है, सुबह 0325 0325 मेरठ यूपी।
तो कन्या लग्न है और छठे में राहु है, 12वें में केतु है और शनि बाहर निकला है, शनि बाहर निकले। है ना। अब देखिए इसमें सूर्य और चंद्रमा पहले देख लेते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा तो राहु केतु के साथ नहीं आ रहे, तो ठीक है, ये तो मेन बात हो गई। और इसमें शनि जैसा इंपॉर्टेंट प्लैनेट बाहर निकल आया है, तो काफी हद तक इसमें बच गया। तो ये कालसर्प दोष बहुत कम काम करेगा। और दूसरी बात कि अभी आपकी जो दशा चल रही है ना, वो शनि में वीनस चल रही है। वीनस चल रही है। तो जब ये केतु की दशा अंतर्दशा चल रही थी नवंबर 2018 से जनवरी 2020 के बीच में, तब ये ज्यादा इफेक्टिव था। हाँ, तब काफी दशा था, है ना। तो ये दशा के टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अब दोबारा आएगा शनि में राहु अक्टूबर 2026 से अगस्त 2029 के बीच में, तभी ज्यादा इफेक्ट देगा। तो जैसा यहाँ पे आया था शनि केतु, वही शनि राहु, लेकिन शनि राहु का पीरियड ज्यादा है बजाय कि शनि केतु के, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से हाउसेज को प्रॉब्लम देगा? जो आपके ये वाले हाउसेज हैं, फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, तो इन चीजों से संबंधित, यानी कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, हेल्थ और चिल्ड्रंस, इन चीजों। और थोड़ा बहुत ये फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन शनि इसमें बाहर निकला हुआ है, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। दूसरी बात कि जब शनि और केतु की दशा, राहु की दशा आएगी, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इनके गोचर कहाँ पर है, राहु और केतु। आज की डेट में राहु केतु मालूम है कहाँ पर है? मिथुन राशि में राहु है और धनु में 9 नंबर धनु राशि पे केतु। नहीं, राहु वृष राशि में आ चुका है सितंबर को। ये आने वाला है या आ चुका है, ऐसी कुछ है। हाँ, सर आने वाला है, अपन ने आने वाला है। हाँ, राइट राइट राइट। तो देखो यहाँ पे आज की राहु केतु की पोजीशन देखें, पता चल जाएगा अभी। केतु धनु में, राहु मिथुन में है, और आने भी चेंज होने वाले हैं, क्योंकि राहु की डिग्री देखो आप 1 डिग्री है। तो ये अभी मेरे ख्याल में 8-10 दिन में आ जाएगा। अभी धनु और मिथुन में, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब, सही जवाब। चलिए और बताइए कोई। सर एक है, बर्थ है 9 दिसंबर। कितना दिसंबर? 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1986। टाइम है दिन के 2:45। प्लेस है जबलपुर। अब देखिए इसमें चंद्रमा राहु के साथ पीरियड है, मेष लग्न है, और 12th हाउस में है, राहु के साथ है और कालसर्प दोष है, और केतु की दशा चल रही है। केतु की महादशा में और ये सूर्य की अंतर्दशा शुरू हो चुकी है, तो इस टाइम में इनको कालसर्प दोष का इफेक्ट आ रहा होगा। तो क्या इफेक्ट आएगा? तो जो हाउसेज ऑक्युपाइड है, लेकिन इसमें एक चीज और है कि चंद्रमा की और राहु की डिग्री देख लीजिए। चंद्रमा 6 डिग्री है और राहु 25 डिग्री है, तो राहु आगे और चंद्रमा पीछे है। तो ये कौन सा वाला कालसर्प दोष हो गया? उदित है कि अनुदित है? अनुदित है। अनुदित है, बिल्कुल ठीक है, अनुदित है, और चंद्रमा बाकी ग्रहों के साथ में भी है। तो कालसर्प दोष तो है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं रहेगा क्योंकि अनुदित है। हाँ, लेकिन कालसर्प दोष का इफेक्ट इसलिए ज्यादा रहेगा क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ है, तो इसलिए इसमें राहु का उपाय करना जरूरी है। लेकिन इसमें कोई गोचर धनु या मीन से नहीं हो रहा राहु केतु का, और आगे आएगा भी तो वो भी वृष और वृश्चिक पे आएगा, तो उसमें नहीं आ रहा, चंद्रमा पे नहीं आ रहा, नेटल राहु केतु पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें कालसर्प दोष का उपाय हमें करना पड़ेगा जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के बीच में, जब केतु में राहु की दशा होगी तब। ठीक है, वैसे इनकी लाइफ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए नित्य जी। जी सर, ऐसे ही है।
ठीक है ना। हाँ, तो ठीक इसीलिए है क्योंकि कालसर्प दोष होने के बावजूद इनका अनुदित कालसर्प दोष है, इसलिए ठीक है। और कौन सा वाला कालसर्प दोष है मालूम है? 12वां वाला, क्योंकि राहु 12वें भाव में है और 12वीं राशि में है ना, तो इसलिए ये लास्ट होगा। उससे ये कौन कौन से हाउस में इफेक्ट करे? एक तो जहाँ पे राहु की मतलब प्लेसमेंट है, और एक दूसरी केतु की जहाँ पे प्लेसमेंट है, और जहाँ पे एस्पेक्ट है। इसमें जो है ना 10th हाउस और ये 7th हाउस इफेक्ट करेगा, शादी को और प्रमोशन को और भाग्य को, इन चीजों को इफेक्ट करेगा। और वो भी तब ज्यादा इफेक्ट करेगा जब केतु में राहु की दशा आएगी। केतु में सूर्य है ना, तो सूर्य तो वैसे भी ना 5th हाउस लॉर्ड है, तो इनको जो है सूर्य का रत्न पहन लेंगे। सूर्य रत्न यहाँ पे नहीं पहन सकते, सूर्य अष्टम में ही बैठा है। लेकिन इनके हेल्थ को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इनका ये जो है ना थोड़ा सा इनका मनोबल कमजोर होगा और थोड़ा डाउटिंग नेचर भी होगा इनका, और हर चीज में एग्रेसिवनेस रहती होगी इनको, है ना, इस तरह का। तो इनको जो है आप बोलिए कि मोती पहने वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो राहु के साथ पीड़ित है, चंद्रमा इनका पीड़ित है। और शिव जी की उपाय करें, क्योंकि एक तो चंद्रमा के लिए भी उपाय हो जाएगा वो, और साथ ही साथ जो है इनका कालसर्प दोष का भी उपाय, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव का। राहु चंद्रमा के साथ रहे तो माँ के साथ उतना नहीं जमेगा ना सर? हाँ, माँ के साथ थोड़ा, माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। और इसको मदर की माँ प्रॉब्लम के साथ मिलन ज्यादा नहीं रहेगा। और ये स्किन डिसीज का प्रॉब्लम भी बोलते हैं ना सर चंद्रमा में? हाँ। वो कितने डिग्री में होता है सर? नहीं, डिग्री की कोई बात नहीं, बस 7 हो गया तो भी आप समझो हो ही गया। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये कालसर्प दोष के बारे में था। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैं कुंडली मिलान के बारे में बात करेंगे। और सर मुझे एक क्वेश्चन था कि अगर कोई जातक को 7.5 है और ये कालसर्प भी हो तो फिर उसको बहुत प्रॉब्लम होगा, राइट? यस, एग्जैक्टली, यह बिल्कुल सही है। अब जैसे इनका शनि आएगा ना, यह मकर राशि में, कुंभ राशि में आएगा जी, वही देख रही थी। 2023 में इनका केतु में राहु चल रहा होगा, उस समय शनि यहाँ भी होगा, तो इनको ज्यादा प्रॉब्लम है। शनि की 7.5 भी होगी और उस समय में कालसर्प भी होगा। और हो सकता है उस टाइम तक ये राहु केतु भी यहाँ आ जाए, गोचर में भी आ जाए। जी। तो ये 2023 इनके लिए, 2022 इनके लिए टफ है। किसका है और उसको किसका है ये? मेरे मामा है। आपके मामा जी का है? क्या करते हैं वो? सर वो अभी फिल्म इंडस्ट्री में एडिटर है। एडिटर, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, आज हम यही खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। फ्राइडे को होगा ना?